Hi everyone. Hello, 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 hello. Hi guys. Hello guys. Let me see your chats. I can't see your chats now. थोड़ा सा वेट कर लीजिए. कैसे हाल चाल हैं तुम्हारे? अभी 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 स्टार्ट करेंगे. मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है ना तुम्हारे, इसलिए एक सेकंड रुक जाओ बस जरा. Yes, now I can see your messages. Hi Lavanya. Hi Mehak. Hi everyone. Hi Dhriti. Hi Dr. Zara. Hi Smriti. Hello. Good afternoon Pratyusha. हेलो. हेलो सर, डीयू में हो गया तो आईफोन दिला देंगे घर वाले. क्या बात कर रहा है, सच में क्या? इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट यार. नाइस यार, नाइस. फिर तो हो जाना चाहिए यार, है ना? बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत बढ़िया बात है. सर ये गलत हो रहा है. बेटा क्या हो गया? हाय रिया. हाय रिया. हेलो रिया. हाय नैतिक. सर आप कैसे हैं यार? मतलब मैं ऑलमोस्ट ठीक हूँ, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा है बस यार. मतलब मेरा फीवर अब हट गया है, लेकिन गला नहीं बोलने दे रहा कुछ भी. मतलब गले में ना एक अजीब सी इचिंग हो रखी है यार. खैर कोई बात नहीं, हो जाएगी, समय देना पड़ेगा. सर आपको मेरा मैसेज दिख रहा है भाई? दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबका मैसेज दिख रहा है. सर आई एम सिक. नहीं सिक मत हो यार. सर गर्लफ्रेंड मिलेगी कॉलेज में. हाँ बस यही तो होता है, और प्रसाद की तरह बट रहा है ना? उठा लो, ले लो, है ना? प्रसाद है वो तो, कि कॉलेज में जाते ही सबके लिए बटेगा. उल्टी हरकतों से बाज नहीं आओगे तुम लोग. पढ़ाई पे ध्यान दे लो पहले, है ना? अलग ही मोटिवेशन चल रहा है, ये क्या भाई? गलत चीज है, ऐसे मत किया करो यार. पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है ना? तबीयत कैसी है सर? 80% ठीक है, 20% है बस थोड़ी सी खराब. नमस्ते यार, नमस्ते. आशीर्वाद ही आशीर्वाद है पचोरी यार. आशीर्वाद ही आशीर्वाद है. ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं, है ना? थैंक यू सो मच श्रेया. थैंक यू सो मच यार. सर आज रिजल्ट आ रहा है? नहीं आज तो नहीं आ रहा यार, आज तो यूपी बोर्ड का आ रहा है ना. चलो यार, खैर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के. चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपना केमिकल काइनेटिक्स से फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, इसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक तो कंप्लीट ही हो गई है. तो चलिए जरा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना भाई लोग, सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना. ध्यान से ये देखना कि यार आज हम करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में चर्चा. उसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे. फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में. अच्छा, रेट लो भी करेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी भी करेंगे, और ऑर्डर भी करेंगे. मॉलिक्यूलैरिटी भी करेंगे, रेट लो भी करेंगे, ऑर्डर भी करेंगे, ठीक है ना? और अपना इंटीग्रेटेड रेट लो जो है, डेरिवेशन हमें नहीं करना, बोर्ड्स में भी नहीं आता, तो सीयूटी में तो क्या ही आएगा, है ना? फॉर्मूले से बस हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. इंटीग्रेटेड रेट लो, ठीक है ना? तो ये आज हमारा टारगेट होने वाला है. चलिए जी, मजेदार तरीके से उठाते हैं चैप्टर को. आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? चलिए, गुलाब जामुन ने कमबैक कर दिया. अब देखना सर, हैं ये कहां से क्या चल रहा है? अच्छा, गुलाब जामुन आ गया, बहुत बढ़िया. गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है गाइज रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट? तो इतना तो सबको पता है कि यार यहां पे हम इस पूरे चैप्टर में जो रिएक्शंस होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं वो किस स्पीड से होती है उनके बारे में बात करेंगे. अरे मां तुझे सलाम. चलो हाँ, तो यहां तक, है ना? तो गाइज हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ अ रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना? स्पीड ऑफ अ रिएक्शन के बारे में. थैंक यू सो मच शौर्य यार. पढ़ लेते हैं आप, है ना? एपीएम अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ लेते हैं, है ना? मुझे पता है यू आर गाइज वेरी वेरी एक्साइटेड कि तुम कॉलेज में जाने वाले हो. मैं समझ रहा हूं तुम्हारी एक्साइटमेंट, लेकिन पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर सारी एक्साइटमेंट दिखाना, ठीक है ना? चलिए भाई, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यार, है ना? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है. तो समझो बात को. एक तो गरीब आदमी का वैसे ही गला खराब है तुम, मतलब तुम यार, है ना? तो ध्यान से एक बार देख लो यार, ठीक है? अरे नहीं यार सौरभ, नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं. तुम लोग कैसे मुझे गलत समझ सकते हो? मत समझो प्लीज, गलत मत समझो मुझे, है ना? प्लीज गलत मत समझो मुझे यार, है ना? ठीक है, इट वॉज नोट लाइक दैट. ठीक है जी, हाँ यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है आज. सर डर लग रहा है, नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ है तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा.
अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूं मैं, तुम्हें तुम्हें जब भी लगे ना कि मेरे जीवन में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मैं कितना सफल होऊंगा, या फिर मुझे क्या, मतलब कुछ भी लगे, तो बैठ के सोचो जिस कमरे में आज तुम बैठे हो, अब से 100 साल बाद कोई और बैठा होगा और कह रहा होगा ये कमरा मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है। समझ रहे हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा अब से 100 साल बाद, सब कुछ नील बटे सन्नाटा। तो इतना ज्यादा क्यों सोचना किसी भी चीज के बारे में, बस मेहनत करते रहो, जो मिलेगा अच्छी बात है, जो नहीं मिलेगा वो भी अच्छी बात है ना। प्लीज अब यहाँ पे आ जाओ। सिलेबस कब तक पूरा होगा विष्णु? आज केमिकल काइनेटिक्स की क्लास है, परसों केमिकल काइनेटिक्स की क्लास है, अगले हफ्ते में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर वन शॉट में ले लूंगा तुम्हारे लिए, जल्दी से खत्म हो जाएगा, सो दैट तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। अब यहाँ पे देख लो, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए जरा। इट कैन बी डिफाइंड एज, पहले तो हम बात ही क्यों कर रहे हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज सबको पता है ना। हम सीयूटी की बात करें तो डायरेक्टली मुद्दे पे चलते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जब होती है, लेट्स सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो ये रिएक्शन खत्म कब होगी? जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाएगा, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। किसी भी चीज की स्पीड निकालनी हो तो हम देखते हैं मूवमेंट पर यूनिट टाइम। क्या देखते हैं हम लोग? मूवमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब यह है, जैसे तुम्हें अगर मेरी स्पीड निकालनी है तो मैं किस स्पीड से, मेरा मूवमेंट कितना हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, ऐसे हम रेट निकालते हैं। तो वैसे यहां पे हम देखते हैं मूवमेंट। मूवमेंट नहीं देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे भाई? रिएक्टेंट घट रहा है तो हम बोलेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना भाई? रिएक्टेंट घट रहा है भाई, प्रोडक्ट भी तो बढ़ रहा है, तो आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी ले सकते हो। आपको चेंज की जरूरत है, चेंज आपको लेना है रिएक्शन का, और डिवाइड कर देना है पर यूनिट टाइम टेकन से। तो अगर आप ऐसा करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बेटा ROR भी कह सकते हो, रॉर। आई होप के सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। दिस इज हाउ यू फाइंड, क्या कर रहा है भाई? अरे यार रुक जा भाई। हाँ, दिस इज हाउ यू फाइंड रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब एक मजे की बात मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो ध्यान से देखना। जब भी तुम ऐसा करोगे, लेट्स सपोज तुम रिएक्टेंट के लिए करोगे, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा घटता है, तो रिएक्टेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। भैया समझ में नहीं आई ये वाली बात। एक एग्जांपल लेता हूं, ए गिव्स बी। आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल्स टू 0 पे ली थी 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी 0 थी। जब रिएक्शन खत्म हुई, लेट्स सपोज तुम किसी भी एक समय की बात कर रहे हो, लेट्स सपोज तुम 5 सेकंड की बात कर रहे हो, 5 सेकंड में ये 3 मोल कंज्यूम हो गया था, जितना ही कंज्यूम होगा उतना ही बनेगा। अच्छा, 3 मोल घटाओगे तो 7 बचेंगे। तो अगर तुम 5वें सेकंड पे देखो स्पीड कितनी, तुम कैसे निकालोगे? तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे भाई, जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट में आया, 7 फाइनल। भाई चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 7 माइनस 10, कितना समय लगा बेटा? 5 माइनस 0। तो रिएक्टेंट की अगर आप उसमें निकालोगे तो आंसर आएगा आपका -3/5। लेकिन क्या कभी स्पीड माइनस में हो सकती है? नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा इस वाली कैलकुलेशन में जब भी रिएक्टेंट को लेकर लगाते हैं तो एक माइनस फालतू लेके चलते हैं, जिससे कि माइनस से माइनस कट जाए और आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये रिएक्टेंट के लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए कभी नहीं होता। देखो अगर आप प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालोगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 3 माइनस 0 आएगा, टाइम में 5 माइनस 0 आएगा, ये आएगा आपका 3/5। तो ऑलरेडी भाई तुम्हारा 3/5 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, है ना, ROR चेंज इन ए ओवर टाइम, तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे और प्रोडक्ट में आप अपना प्लस रखोगे, dB ओवर dt। अगर सभी लोग इस बात से सहमत है, जैसे एक बार मुझे एपीएम दिखाएंगे कि भैया सहमत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी कभी चेंज करेंगे, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लेके चलेंगे, प्रोडक्ट में हमेशा प्लस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अच्छा, अब एक बड़ी ही मजे की बात, एक्सप्रेशन ऑफ रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। इसके ऊपर आपके लिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। क्या ध्यान रखोगे? ध्यान ये रखोगे कि देखो यार, अभी के लिए अगर आप पहले वाला रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, बैलेंस्ड इक्वेशन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ROR इज इक्वल्स टू माइनस का d CO ओवर dt, माइनस का d NO2 की कॉन्सेंट्रेशन ओवर dt, प्लस का d CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ओवर dt, NO की कॉन्सेंट्रेशन ओवर dt। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे वाली रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, गेम यहाँ पे बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने समय में जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसके 2 मोल बन रहे होंगे, आपको दिख रहा है 2 मोल्स लिखा है यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके भी 2 मोल्स हैं, इसकी केवल 1 मोल्स है।
जितने समय में इसके 2 मोल खर्च होंगे इसके 2 बनेंगे, इसका केवल 1 ही बनेगा। तो सबसे स्लो कौन चल रहा है? स्लो चल रहा है ये सबसे स्लो है, ये सबसे स्लो है। तो जो सबसे स्लो होता है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, एक रेस अगर कहीं पे लग रही है, कहीं पे मान लो 5 लोग भाग रहे हैं, हम कब बोलेंगे कि भाई रेस खत्म हो गई, चलो अब घर चलते हैं? जब सबसे स्लो वाला बंदा भी फाइनल तक आ जाए। ऐसा थोड़ा ना करते हैं कि भाई जीत गया, फर्स्ट वाला आ गया, सेकंड वाला आ गया, थर्ड वाला आ गया, चलो घर चलते हैं, रेस खत्म हो गई। अबे अगला देखो पीछे, वो 5वें 10वें नंबर पे जो आ रहा है भाग के, वो तो अभी आया ही नहीं है, उसे छोड़ के चले जाओगे क्या? रेस खत्म हो जाएगी क्या? प्राइस बांट दोगे क्या? नहीं। रेस कब खत्म होगी? जब स्लोवेस्ट वाला बंदा भी आ जाएगा। ऐसे तो करते हैं। तो हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, ऐसे केस में सबसे पहले छोटे के लिए होता है, तो आप ROR लिखोगे सबसे पहले, क्योंकि ये प्रोडक्ट है डी O2 बाई डी टी, सबसे पहले सबसे स्लो वाले के लिए रखोगे। अब सबको दिख रहा है कि जो सबसे स्लो वाला है H2O उससे दुगना तेज है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई? जो इसकी वैल्यू है वो है ROR। अगर H2O को इसकी दुगना दिखाना है तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड में ले लेना। भैया इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे क्या रिप्रेजेंट किया आपने? देखो क्या रिप्रेजेंट किया। इसकी वैल्यू ROR है, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो दुगनी ROR हो जाएगी। दुगना ही तो है, तेज भाग रहा है, दुगना तेज भाग रहा है। सिमिलरली H2O2 के लिए माइनस में 1/2, क्योंकि रिएक्टेंट है माइनस, इसलिए स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे आ गया, dH2O2 बाई dt। इससे क्या फायदा हुआ बेटा? ये भी दुगना तेज है अपने O2 से। तो देखो जरा, ये इसकी वैल्यू ROR है, इसका 2 उधर भेजोगे तो ये दुगना ROR हो जाएगा। सिंपल सा गेम है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड में लेना है। अगर सभी को ये बात समझ में आ गई है डिवाइड में लेने वाली, तो एक बार एपीएम दिखा देंगे कि भैया समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बताएंगे मुझे एवरीवन, क्या सभी को बातें समझ में आ गई? जनरल अगर आप देखोगे तो आप इस वाले रिएक्शन में लिख सकते हो ROR इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस में DA ओवर DT स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में, माइनस में 1/N2 DB बाई DT प्लस में 1/M1 DC बाई DT प्लस में 1/M2 DD बाई DT। अगर सभी को बातें समझ में आ गई हैं तो भैया एपीएम दिखाएंगे। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। क्लियर है? कुछ नहीं करना, बस स्टोइशियोमेट्रिक, हाँ कोई बात नहीं, हाँ बस स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपको डिवाइड में लिखना है ना। अगर आपको लग रहा है भैया ये आपने ये क्या कर रहे थे, आप कुछ मत छोड़ो, मत देखो उसको, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड में लेना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास है, न्यूमेरिकल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है। अच्छा एक और मजे की बात, व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन, एक मजे की बात बताऊंगा तुम्हें, ध्यान से देख लेना। देखो जैसे ए रिएक्टेंट है, खर्च हो रहा है, तो ऐसे ही आप इस ROR को ऐसे भी लिख सकते थे, ROR इज इक्वल्स टू व्हाट इज ए इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए। जैसे बी क्या है, बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट है, तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। जब रेट की फॉर्म में लिखोगे तो माइनस प्लस की दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका मतलब ही रेट है, रेट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। माइनस प्लस केवल लगाते हैं जब चेंज अपॉन टाइम करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, ये ध्यान रखना है आपको। धन्यवाद। चलिए अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। लिखा हुआ है, ये रिएक्शन है मेरे पास। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, अपनी कॉपी में लिख के देखेंगे कि क्या आप इसकी वो लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे ROR इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2। बेटा इसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लेते हैं, नीचे ले लो। उसके बाद ये माइनस नहीं लगाते इनमें, ध्यान रखना, इनमें माइनस नहीं लगाते हैं। उसके बाद आप इसको लिखोगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 अपॉन में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ROR इज इक्वल्स टू माइनस में DN2 ओवर DT 1/3 माइनस में DH2 ओवर DT प्लस में 1/2 DNH3 ओवर DT। ध्यान दो, मैंने दोनों की फॉर्म में लिख दिया, दोनों अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। इसको आपको ठीक लगे आप वो देख लो एक बार। दूसरी बात, हमसे बोला क्या हुआ है कि अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 की वैल्यू इतनी है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो NH3 की वैल्यू आपको दे रखी है ये वाली, ये आपको गिवन है और आपसे ये पूछा है। तो कैसे बताओगे? आप लिखोगे कि भाई ROR तो इक्वल आ रहा है R ऑफ F NH3 अपॉन में 2 के, सॉल्व कर दूंगा बस। कैसे कर दोगे भाई? इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3.6 × द पावर -4 डिवाइडेड बाय 2, काटोगे 1.8 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.8 × द पावर -4 यूनिट, वही जो आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपका बेटा आंसर हो गया। आगे सभी का आंसर
जल्दी से बताओ मुझे, क्या सभी का आंसर आ गया एवरीवन? ठीक है, सेम आपसे सेकंड में पूछा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कैसे बताओगे, ध्यान से देख लो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 तो आपको बताना है ये। अब देखो आपके पास इसकी वैल्यू तो थी, तो आप इसको ऐसे लिख दो, रेट ऑफ DH2 अपॉन में 3 इक्वल है रेट ऑफ F ऑफ NH3 अपॉन में 2। भाई इसको आपने उठा लिया इन दोनों को, ऐसे इस वाली पूरी टर्म को, तो ये आपको निकालना है RODH2, 3 को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 की वैल्यू दे रखी थी 3.6 10 टू द पावर -4। बेटा 2 से काटोगे तो 1.8 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 18 3 जा 54 होते हैं ना, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5.4 10 टू द पावर -4। ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। सर जेई हो गया क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित, सो प्राउड ऑफ यू यार, बहुत बढ़िया, नाइस यार। क्लियर है सभी को? क्या सभी को पहली स्लाइड का पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? यार सारे लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या सभी को क्लियर है ये वाली बात? ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह से आंसर करना है। आपको ये दोनों रिप्रेजेंटेशन, दोनों तरह की रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नाइस, अगली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट कांस्टेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलेंगे, मेरी बात को समझना ध्यान से। जब मैंने तुमसे बोला कि यार किसी रिएक्शन में, लेट्स से मैं तुम्हें एक रिएक्शन देता हूं, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A गिव्स B, मैं तुमसे बोलूं कि अगर इस रिएक्शन की मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं किस चीज को देख के स्पीड निकाल सकता हूं? सर आप NH3 का क्यों निकाले, एक सेकेंड, आप NH3 का क्यों निकाले? बेटा NH3 का मैं नहीं निकाला, मुझे NH3 का दे रखा था, देख रहे हो, NH3 का दे रखा था, ROR पूछा था, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में इन दो को उठा लिया यहां पे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं, तो मैंने इससे सॉल्व करके ROR की वैल्यू निकाल दी। अगले क्वेश्चन में मुझसे इसका पूछा था, तो मैंने इस पूरे को यहां से ऐसे निकाल लिया और यहां पे रख दिया, और फिर मैंने NH3 का फिर से, क्योंकि गिवन था, यूज करके बेटा RODH2 निकाल लिया। ठीक है ऋषभ बेटा, जब भी आप ऐसे लिखो ना कि नहीं सर, तो मुझे बता दो कि सर भैया ये चीज समझ में नहीं आई है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं। ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। प्रज्ञा बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। अच्छा आप रेट लो की बात कर रहे हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो भी बिल्कुल सही बात थी। तो आप इस तरीके से पहले क्वेश्चन लिखोगे, जो आपको दे रखा है आप उसको यूज करोगे, और जो आपसे पूछा है आप उसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है ऋषभ, क्लियर है? ठीक है ना, चलिए अब आओ जल्दी से यहां पे। मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये एक रिएक्शन है, यहां पे ये तो मेरा रिएक्टेंट है, सबको पता है, और ये मेरा प्रोडक्ट है। अगर मुझे ROR निकालनी है तो मुझे किसकी कॉन्सेंट्रेशन लेके निकालनी पड़ेगी? किसकी कॉन्सेंट्रेशन लूं, जल्दी से बता दो मुझे, किसकी कॉन्सेंट्रेशन लूं जिससे कि मैं ROR निकाल सकूं? आप लोग बोलोगे भैया किसी की भी ले सकते हो, इसकी भी और इसकी भी, इसमें बस माइनस साइन लगाना पड़ता है, इसमें प्लस रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दोनों को यूज कर सकते हो। यूज तो दोनों को कर सकता हूं, हाँ है ना, बताओ क्या दोनों को यूज नहीं कर सकता? मैंने अभी तो बताया था, आप ए का भी यूज कर सकते हो, बी का भी यूज कर सकते हो। भाई इसकी वैल्यू होगी तो आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू होगी तो भी आंसर आ जाएगा, है ना, दोनों को ले सकते हो। ठीक है, दोनों को ले सकते हो ROR निकालने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर तुमसे कोई पूछे प्रैक्टिकली कि ROR डिपेंड किस पे करता है, वो केवल रिएक्टेंट पे करता है। वो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोडक्ट पे स्पीड कैसे डिपेंड कर सकती है किसी भी चीज की? प्रोडक्ट तो बाद में बनता है, पहले तो रिएक्टेंट को देख के रिएक्शन स्टार्ट होती है ना। तो रेट लॉ या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन यही कह रहा है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of active mass of the reactant raised to the power equal to the number of their molecules in stoichiometric equation। ठीक है ना, यहां पे इक्वल और मे नोट भी इक्वल लिख लेना। अब इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है जो मैं बताने वाला हूं, भी क्या बताने वाला हूं। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A गिव्स B, तो अकॉर्डिंग टू रेट लो R
ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये एक्टिव मास का मतलब क्या है भाई? हो सकता है तुम रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन बहुत देर से स्टार्ट हो गई उसके बाद निकाल रहे हो, कहीं एंड पे निकाल रहे हो, स्टार्टिंग पे निकाल रहे हो, तो हर जगह पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है। स्टार्टिंग में एक ही कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, समय समय के साथ घटती रहती है क्योंकि प्रोडक्ट बनता रहता है, तो ये फिक्स नहीं होती। तो जब भी तुम रेट निकाल रहे हो उस वक्त की कॉन्सेंट्रेशन को बोला गया है एक्टिव मास। अब इसके ऊपर ना एक पावर होगी, ये पावर इक्वल भी हो सकती है, इक्वल, और may not be equal to stoichiometric coefficient। यहां पे आपको पता है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है हर रिएक्शन में, ये नंबर इसके इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि रिएक्शन कैसे हो रही है। इस नंबर को हम लोग हमेशा कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या सभी को इतनी बातें समझ में आई एवरीवन? मैं कुछ और एग्जांपल्स भी तुम्हें देता हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं कुछ और एग्जांपल्स भी तुम्हें देता हूं। सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स सी। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर कुछ, लेट सपोज x, b की पावर कुछ, लेट सपोज y। ये हो सकता है 2 भी हो, ये हो सकता है 1 भी हो, लेकिन पता नहीं है ना, ये कंफर्म नहीं होता। तो जो x प्लस वाई है ये कहलाता है पूरी रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो सम ऑफ पावर्स होती हैं उन्हें ही कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट यहां पे आता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। बातें समझ में आई सभी को? व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज सम ऑफ पावर्स इन रेट लो, इसे कहते हैं रेट लो। रेट लो में जो भी सम ऑफ पावर्स होते हैं उसे ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, क्या सारे लोग चैट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता सकते हो? मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर एक सर्टेन इंटरवल पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दे रखा है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। मुझे तुम लोग O2 की वैल्यू बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में, कितनी आएगी जल्दी से। NO2 की मत बताओ तो अपने आप करते रहना, O2 की बताओ तो कितनी आएगी, सारे लोग बताइए जल्दी से। जल्दी बताओ। आगे आंसर आ गया, बहुत सारे बच्चों का आ गया। ठीक है, नाइस 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 नाइस। सबसे पहले आप निकालोगे ROR की वैल्यू। ROR की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा तुम्हारा ROR इज इक्वल्स टू RODN2O5 एज इट इज 1/2 ROFNO2 प्लस में 1 के नीचे 1/2 ROFO2, जिसको आप मॉडिफाई करके लिखोगे ROR इज इक्वल्स टू RODN2O5 1/2 ROFNO2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड आता है तो ऊपर चला जाता है, 2 ROFO2। ठीक है, ये हो गया। अब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा? आपको वैल्यू दे रखी है किसकी? N2O5 की। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है और O2 की आपसे पूछी है, तो दोनों को बाहर निकाल लोगे। जब दोनों को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? ROD N2O5 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ROFO2। तो ये मेरा हो गया बेटा 1.8 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ROFO2। ये आप काटोगे तो आ जाएगा 0.9। क्या सभी का इतना आंसर आ रहा है? डन है बात, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया, रेट लो समझ में आ गया, ऑर्डर समझ में आ गया। चलो कुछ क्वेश्चंस बताता हूं मैं तुम्हें, मुझे बताना सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे पास एक इक्वेशन है, उसका रेट लो मुझे दे रखा है R इज इक्वल्स टू K, A की पावर 1/2 B की पावर 0। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? सारे लोग चैट सेक्शन में बताएंगे। सारे रोंग है, कोई कह रहा है रोंग है, एक सेकंड, कोई कह रहा है रोंग है, एक सेकंड रुक जाओ। क्यों कह रहा है भाई रोंग है? हमें N2O5 की वैल्यू दे रखी थी और हमसे पूछी थी O2 की। N2O5 की वैल्यू दे रखी थी 1.8 और इसकी मुझे दे रखी है 2। तो बेटा डिवाइड में जाएगा, मुझे O2 की बतानी है। शर्म कर लो थोड़ी सी, क्यों बकवास करते हो तुम?
हैं, क्यों बकवास करते हो? चलिए, तो बेटा यहां पे आपका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर होगा आपका, ये होता है सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस में 0 इज इक्वल्स टू 1/2। मेरा अगला क्वेश्चन, मेरा आर की वैल्यू दे रखी है के, ए की पावर 0, बी की पावर 0। व्हाट विल बी द ऑर्डर? व्हाट विल बी द ऑर्डर? व्हाट विल बी द ऑर्डर? बताइए, व्हाट विल बी द ऑर्डर? जल्दी से बताओ। सिंपल सिंपल, क्या? 0 प्लस 0, 0 आएगा। मेरा अगला सवाल पोल दूंगा, आर इक्वल्स टू के दे रखा है, बताओ ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यहां पे 1 है ऑर्डर, 0 है, 2 है, या फिर नन ऑफ दीज है? क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएंगे। ये मेरा रेट लो है, आर इक्वल्स टू के, आपको बताना है ऑर्डर की वैल्यू कितनी है। आपके पास 45 सेकेंड से सॉल्व करिए, बताइए, बोलिए, जल्दी से बोलिए। आया सभी का? कब पॉसिबल है कि आर इज इक्वल्स टू के आ रहा है? के मतलब रेट कांस्टेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आ ही नहीं रही है। दिमाग लगाओ, किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन हो, लेट सपोज ए गिव्स बी है, आर इज इक्वल्स टू के कब पॉसिबल है? नॉर्मली तो ये होता है ना कि भाई आर इक्वल्स टू के, ए की कुछ ना कुछ पावर होगी, है ना। मान लो ये है ए प्लस बी गिव्स सी भी, तब भी आप लिखोगे आर इक्वल्स टू के, ए की कुछ ना कुछ पावर होगी और बी की भी कुछ ना कुछ पावर होगी। ये कब गायब हो सकती है कॉन्सेंट्रेशन? जब तुम यहां पे 0 लिखोगे, क्योंकि 0 किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको 1 मानते हैं, तो आर इज इक्वल्स टू के आएगा। यहां पे भी अगर तुम देखोगे तो किसी की पावर 0 रखोगे तभी पॉसिबल है कि ये भी 1 आ जाए, ये भी 1 आ जाए, आर की वैल्यू के। मतलब अगर आपका के आ रहा है, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, मतलब ऑर्डर में आएगी वैल्यू 0, और इस केस में आपको बी आंसर लगाना है। आई होप के सभी ने बी ही लगाया होगा। चलिए, 58.92% लोगों ने ठीक किया। शिवांश, हरसिमरत, यथार्थ, वंदना, मयंक, शिवम और हेमबोरो ने। बहुत बढ़िया गाइस, नाइस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑर्डर निकालते हो। ऑर्डर की बात आपको याद रखनी है। कोमल बताओ भाई, कोमल क्या सुनना था? ठीक है, सभी को समझ आ गई बात। चलिए, तो ऑर्डर इस तरीके से निकालते हो। अब ऑर्डर को और डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन उसको समझने के लिए, ऑर्डर को समझने के लिए हमें पहले मॉलिक्यूलरिटी को अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए, अदरवाइज ऑर्डर में कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऑर्डर को भी डीप में समझेंगे, लेकिन पहले मॉलिक्यूलरिटी से बात करेंगे, ठीक है ना। माय आंसर इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? ध्यान से देखना। मॉलिक्यूलरिटी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं केमिकल काइनेटिक्स में। एक को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, एक को बोला जाता है एलिमेंट्री, ठीक है। चलो, पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ लो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ लो। एक होती है एलिमेंट्री, ठीक है ना। कौन होती है एलिमेंट्री? ध्यान से देख लेना, तभी आपको मॉलिक्यूलरिटी समझ में आएगी, फिर आपको ऑर्डर समझ में आएगा बाकी का। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, दैट इज नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन यहां पे a प्लस 2b ने मिलके c बना दिया, ये सिंगल स्टेप में हो जाती है, सिंगल स्टेप में। आगे बढ़ो। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये कैसी है? मल्टी स्टेप है। इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, दैट इज इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो यही रिएक्शन को अगर मैं कॉम्प्लेक्स मान लूं तो ये कैसे हो सकती है? हो सकता है a प्लस बी मिलके पहले बना दे d। अब टोटल तो आपके पास a और 2b थे, अभी एक ही b खर्च हुआ है,
बचा हुआ बी इस बने हुए डी से रिएक्ट करे और तब बनाए सी। अब आप ओवरऑल देखोगे, आप प्लस करोगे तो लेफ्ट साइड में ए है, लेफ्ट साइड में 2b है, इस डी से डी कट जाएगा, जब प्लस करोगे गिव सी। भाई ओवरऑल तो रिएक्शन वो ही हो रही है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि बीच में जो चीज बन रही है वो बीच में ही खत्म हो जा रही है। जो बीच में ही बन रही है, बीच में ही खत्म हो रही है, उसे ही बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में ना होके मल्टी स्टेप में होती है, क्योंकि वहां पे इंटरमीडिएट होता है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और जो सिंगल स्टेप में हो जाती है वो होती है एलिमेंट्री। मैंने एक ही रिएक्शन को अगर कॉम्प्लेक्स होती तो कैसे होती, और अगर सिंपल होती तो कैसे होती, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब कॉम्प्लेक्स में दो स्टेप है, एक 1 है और एक 2 है, जबकि एलिमेंट्री में सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन होती है। जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे। हाँ ऋषभ याद है मुझे, जल्दी से मुझे बताएंगे सारे लोग। एवरीवन, जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे, क्या सभी को ये बातें समझ में आ गई हैं? धन्यवाद भैया। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएंगे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको समझ में आ गई? गले को शांति मिल गई यार, जल्दी बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया विष्णु, इसके बाद में डाउट लूंगा बेटा, ठीक है ना? चलिए क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कोई भी एक स्टेप फास्ट हो सकता है, एक स्लो हो सकता है। कभी कंपैरिजन करोगे तो एक तेज भागेगा, ऐसा तो नहीं कि हमेशा दोनों सेम ही रहेंगे। एक स्लो हो सकता है और एक फास्ट हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेस रिएक्शन तब खत्म मानी जाएगी जब स्लो वाला पहुंच जाए। मतलब स्लो स्टेप हमेशा, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी पे डिपेंड करता है कि पूरी स्पीड ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये तो हो गया एलिमेंट्री क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब वापस से आते हैं मॉलिक्यूलरिटी को समझते हैं, क्योंकि अब मामला बहुत क्लियर हो गया। देखो क्या लिखा है, molecularity of a simple reaction is equal to the sum of the number of molecules of reactants involved in a balanced stoichiometric equation। किसी भी सिंपल रिएक्शन का, एलिमेंट्री माने सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री को ही सिंपल कहते हैं। किसी भी सिंपल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी का मतलब है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 2 बी के हैं, एक ए का है, तो इसकी मोलिकुलरिटी आ जाएगी 3। मोलिकुलरिटी इज नथिंग बट सम ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट साइड इन अ सिंपल रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तब क्या करेंगे? The molecularity of a reaction is the number of reactant molecules taking part in a single step of the reactant। अगर सिंपल है, सिंगल स्टेप वाली, तो डायरेक्टली मोलिकुलरिटी आ जाएगी। यहां पे लिख लो नोट डाल के। और फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity is the number of reacting particles in rate determining step, जिसे हम स्लो स्टेप कहते हैं। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस वाले केस में सिंपल था, आपने डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स गिने, मोलिकुलरिटी आ गई। ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आपको किसको देखना है बेटा? स्लो वाले को देखना है। स्लो वाले में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक ए का है, एक बी का है, तो आपकी जो मॉलिकुलरिटी आ जाएगी इस केस में वो कितनी आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। क्या सभी को बातें समझ में आई हैं? SN1 SN2 में भी यही है, वो जो बोलते हैं ना SN2 में मॉलिकुलरिटी 2 है, वो यही बात है, ठीक है ना? जल्दी मुझे सारे लोग बताएंगे, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलो। तो ये हो गई आपकी मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो, ये सारी रिएक्शन सिंगल स्टेप वाली हैं, तो अब डायरेक्टली देख के बता दो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। एक मॉलिक्यूल यूनिमोलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल बाइमोलिक्यूलर, 2 और 1 3 ट्राइमोलिक्यूलर, 1 और 1 2 बाइमोलिक्यूलर, 2 और 1 3 ट्राइमोलिक्यूलर, 2 और 1 3 ट्राइमोलिक्यूलर। क्योंकि सारी सिंपल थी, है ना?
सारी की सारी सिंपल थी तो आपने डायरेक्टली देख के बता दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, देखते हैं कितने लोग उसका सही आंसर बता पाएंगे। मेरे पास एक रिएक्शन है डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 जब डीकंपोज होता है तो कैसे होता है, ये होता है H2O प्लस में O, फिर एक O दूसरे O से रिएक्शन करके बनाता है O2। इस तरीके से डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा जी, ध्यान से देखना। ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, जो ओवरऑल रिएक्शन है वो होती है कुछ ऐसी, H2O2 गिव्स H2O प्लस में O2। अब आप बोलोगे भैया ये तो बैलेंस ही नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाते हैं और यहां 2 लगाते हैं। अब ध्यान से सोच समझ के बताना, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी की वैल्यू कितनी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन, इसकी मोलिकुलरिटी है 2, दूसरा 3, तीसरा 1, चौथा 4। बताओ मोलिकुलरिटी की वैल्यू कितनी है। इस वाले केस में आपके पास 45 सेकेंड्स है। ओवरऑल रिएक्शन तो ये है, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इन 2 स्टेप्स में पार्टिसिपेट जो है कंप्लीट होती है। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी। अक्षय आपको कभी भी डिटरमाइन नहीं करना स्लो फास्ट, वो आपको हमेशा क्वेश्चन ही बताएगा। ये स्लो फास्ट हमेशा आपको क्वेश्चन बताएगा, आपको कभी भी खुद से चेक नहीं करना होता, मतलब खुद से नहीं फाइंड करना होता। जल्दी से बताओ। एवरीवन, आ गया सभी का। तो ऐसे में आपको ओवरऑल रिएक्शन नहीं देखनी, आपको देखना है क्या, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दैट मैकेनिज्म। स्लोएस्ट स्टेप है ये, यहां पे आपको रिएक्टेंट साइड में कितने पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है। तो आप क्या आंसर लिख के आओगे बेटा, सी लिख के आओगे। आई होप के सभी को मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। विष्णु, हरसिमरत, नव्या, रिया, जिया, वंदना और आर्यन ने सही किया है। सारे लोगों को अगर समझ में आ गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जल्दी से मुझे बताएंगे। एपीएम लिखे कि भैया डाउट था लेकिन अब मामला सेट हो गया, अब क्लियर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है। जल्दी से एक बार सारे लोग लिख के मुझे बताएंगे। एवरीवन, सर आपके टॉन्सिल्स ठीक हो गए? नहीं वैशाली यार, टॉन्सिल्स ठीक नहीं है मेरे, तभी मैं इतना धीमा धीमा बोल रहा हूँ, अदरवाइज मेरी एनर्जी तो ठीक है ना। मैं डाउट देखता हूँ रोबिन यहाँ के। चलो बेटा तन्मय, जब हम री एंड एफ ब्लॉक करेंगे तब मैं बता दूंगा उन्हें। सर ये समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ नहीं आया विष्णु? यार इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने के लिए विष्णु, वो स्लाइड तो लगाओ यार, मुझे कैसे पता चलेगा? सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोबारा बताना बेटा, जो मल्टीपल स्टेप में होती हैं। देखो ये सिंगल स्टेप में हो जा रही है, अगर यही स्टेप कॉम्प्लेक्स होती अगर, तो मल्टीपल स्टेप में होती, 1-2 स्टेप में। ठीक है, यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा एक सब्सटेंस होता है जो अंदर ही बनता है, अंदर ही खत्म हो जाता है, जिसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। सर हमेशा फर्स्ट नहीं बेटा, ये आपको हमेशा क्वेश्चन बताएगा कि ऊपर वाली स्लो है कि नीचे वाली स्लो है या फिर कौन सी फास्ट है, आपको क्वेश्चन ही बताएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी। अंजलि टेंशन नहीं लेनी, आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा। बट ये मैंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, मिस्टेक 1 वाला इंस्टेड ऑफ 0, कोई बात नहीं जाती। सर कॉम्प्लेक्स में स्लो स्टेप को नहीं, आपको नहीं पहचानना, आपको क्वेश्चन ही बताएगा। SN1 कॉम्प्लेक्स में होता है ना, हाँ जी वो 2 स्टेप में होता है क्योंकि। ठीक है सर, बस एक बार जल्दी से रिपीट करके समझा दीजिए एक बार, इसको रिपीट कर दो दोबारा से। आपको जब भी कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर नहीं दे रखा है तो सीधा लिख दो, कोई दे रखा है तो उसको डिवाइड में ले लो, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, कर टेंशन लेनी इसमें आपको। ठीक है ना। एपीएम का मींस, बाकी लोग बता दो भाई एपीएम का मींस क्या होता है। अरे यार कहां गया? बेटा इसमें क्या बताना है मुझे, इसमें क्या बताना है, इसमें बस इतनी सी बात थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रोडक्ट तो बाद में बनता है ना, ये वाली बात थी यहाँ पे। उसके बाद सर ऑर्डर बता दो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा रेट लो में। रोबिन अभी आ रहा हूं मैं, है ना, ऑर्डर पे आऊंगा। ठीक है ना, चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। चलो यार क्या समझा दो इसमें, उसमें दिखाओ तो सही कि मुझे क्या समझाना है। चलो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से, ध्यान से देखना। अब मैं ऑर्डर को थोड़ा सा डीप लेके चलता हूं,
ऑर्डर में थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करता हूं ऑर्डर में, क्योंकि बाकी बच्चों को ऑर्डर की दिक्कत है ना, तो मैं ऑर्डर में थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज ऑर्डर? तो ऑर्डर में ऑलरेडी बता चुका हूं क्या, कि सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो इसका मतलब क्या है, आप कोई भी रिएक्शन का रेट लो ले लो, जैसे मान लो आपने लिया ए गिव्स बी, इसका रेट लो है आपके सामने ए की पावर 2, तो यहां पे जो भी इसकी पावर है बेटा वही आपका ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर आएगा 2। लेट सपोज के आपके पास आया a प्लस बी गिव्स डी, आपका रेट लो आया क्या, r इज इक्वल्स टू के, a की पावर 2 b की पावर 3। यहां पे आपको ऑर्डर निकालने के लिए पावर को ऐड कर देना है जो भी दे रखी होगी, 2 प्लस 3, तो आएगा आंसर 5। अब बहुत सारे बच्चों को ये जानना है कि एक्चुअली में ऑर्डर है क्या। प्रैक्टिकली थोड़ा सोच समझ के भैया कुछ डिटेल में बता दो ना कि है क्या ऑर्डर, तो मैं तुम्हें समझाता हूं ऑर्डर है क्या। सपोज करिए कि आप एक रिएक्शन कर रहे हो, आपकी एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, मतलब यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अच्छा, जब इस रिएक्शन को कर रहे थे आपने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आपने ये जाना एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट लैब में करते हुए, कि जब मैंने इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ए माना तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है आर है वो आर आया, जो भी वैल्यू आई होगी। जैसे ही मैंने इस ए की वैल्यू को कर दिया दुगना, तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 गुना हो गया। क्या आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को ए लिया, ए कुछ भी नंबर हो सकता है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड आई आर। जैसे आपने ए को दुगना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो गई। आपका दिमाग घूम गया, यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो फिर आपने थोड़ा दिमाग लगाया कि देखो यार, अगर मैं रेट लो लिखूं बेसिकली तो आर इक्वल्स टू होगा के, ए की पावर में कोई नंबर जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, है ना। अगर मैं नए रेट की बात करूं, इसके लिए भी ए की पावर कुछ ना कुछ होगी। अब ध्यान दो, अब नए वाले आर के लिए आपने ए को दुगना किया था, यहां पे कितनी पावर रखूं जिससे कि जब ये 2 बाहर निकले तो 2 की जगह 8 बन जाए। तो आपने सोचा कि यार 2 की कितनी पावर रखूं कि 8 बन जाए, तो आपके दिमाग में आया कि भी 2 का क्यूब होता है 8, तो आपने यहां पे 3 रख दिया। आपने मान लिया कि यहां पे कोई नंबर होगा 3। तो नॉर्मली जब ए कॉन्सेंट्रेशन थी तो वैल्यू आर थी, जब आपने इसको दुगना किया तो अब इस 2 की पावर 3 को बाहर निकाल लो। अब आप ध्यान से देखो, इस वाली बात को तो हम ऑलरेडी क्या ही बोलेंगे, आर ही बोलेंगे। तो क्या नया वाला आर जो है वो 2 की पावर 3 8 टाइम्स आर आ रहा है। तो कैसे जस्टिफाइड किया आपने कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इतना बढ़ाने से स्पीड इतनी बढ़ेगी। तो ये जो नंबर है ना, ये आपको ये बताता है कि रिएक्टेंट को कितना चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फर्क पड़ता है। और ये काम केवल प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से ही किया जा सकता है। भाई यहां तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था लेकिन पावर तो 3 आ रही है। तो एक्सपेरिमेंट करके जब आप एक नंबर निकालते हो कि किस फैक्टर से रेट पे फर्क पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से, इसे कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज द फैक्टर बाय विच रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। कितने लोगों को समझ में आई बात, जल्दी से मुझे बताएंगे। एवरीबडी जल्दी से मुझे बताएंगे, क्लियर है सभी को। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक रिएक्शन थी ए गिव्स 3a गिव्स बी। मैंने ए लिया था तो आर आई वैल्यू, मैंने जैसे इसको 3 गुना किया, मेरा आर अभी भी सेम है, मेरे आर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में कोई मुझे बता सकता है ऑर्डर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एनीबडी? ऑर्डर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मेरे पास जब ए था तो वैल्यू आ रही थी रेट ऑफ फ्रैक्शन की आर, मैंने इसको 3 गुना किया, रेट पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? गोट इनटू ब्रेन एंड हर्ट सर, क्या बात है समृद्ध, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे। देखो सिंपल सा, आप पहले रेट लो लिखोगे कि यार देखो रेट लो होता है आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर समथिंग। अच्छा,
नया जो आर है आपका आर डैश के, आपने नई बार इसको 3 टाइम्स कर दिया, यहां पे एक नंबर है, आप कितनी पावर रखो जिससे कि जब आप 3 की पावर उसको बाहर निकालो तो कोई फर्क ही ना पड़े। भाई 3 की पावर 1 भी रखोगे तो 3 बाहर आएगा, ये तो कह रहा है चेंज ही नहीं हुआ। तो पावर में अगर आपने 0 लिया हो तो 3 की पावर 0 बाहर आएगी, जिसका मतलब होता है 1, और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना। भाई 1 मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे तो कहां ही फर्क पड़ेगा, जल्दी से मुझे बताओ एवरीवन। अब इसको तो आपने पुराना आर माना है, तो क्या आर डैश जो आया है वो आर ही आ गया? हाँ, तो आपको समझ में आया प्रैक्टिकल वैल्यू से कि भाई ऑर्डर मुझे 0 रखना था, तो इसकी वैल्यू आ गई ऑर्डर की 0। क्लियर हुई बात? वन मोर एग्जाम्पल दे दो। अब यादों को लग रहा है भैया मजा नहीं आया, एक और एग्जाम्पल देता हूं, टेंशन वाली बात नहीं है, वन मोर एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, है ना। अब की बार ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने ली, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिया। मेरी ए की कॉन्सेंट्रेशन ए थी, आर आर था, मैंने ए को कर दिया दुगना। मैंने क्या पाया, मेरा जो नया रेट ऑफ रिएक्शन आया है इसको दुगना करने से वो आया है 32 टाइम्स पुराने वाले का। तो बताओ ऑर्डर कितना है? जिनको समझ में आ गया वो आंसर बताएंगे, जिनको नहीं समझ में आया मैं रिपीट करूंगा। सर लाइक माई ब्रेन आंसर इज 0। बहुत बढ़िया। सर 1 क्यों नहीं हुआ? प्रिय अगर आप 3 की पावर 1 लिखोगे तो 3 बाहर आएगा, और आपको चाहिए था कि कोई चेंज ना ही हो। भाई 3 आ गया तो फिर तो 3 टाइम्स बढ़ गया ना, वो आपको चाहिए था कोई चेंज हो ही ना। जितने लोगों को समझ में आ गया वो आंसर लिखेंगे, जिनको डाउट है बस वो शांति से बैठेंगे, मैं समझाऊंगा तो समझेंगे फिर इसको जल्दी से। आया? आया? चलो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, मतलब जिसको नहीं आया एक बार कह दो कि भैया नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा तनीषा ने बोल दिया सर फिर से एक बार, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूं इसको। तो पहली एक्सपेरिमेंट के लिए आप लिखोगे R इज इक्वल्स टू के, ए की पावर क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बार में आप लिखोगे भाई देखो जो R डैश है इसको मुझे 32 R लाना है, 32 टाइम्स, और मैंने ए को दुगना किया है। तो इसकी पावर में ऐसा क्या लिखूं कि जब मैं 2 की पावर को बाहर निकालूं तो 32 बन जाए? बताओ जल्दी सोच समझ के बताओ मुझे। 2 की पावर ऐसी क्या रखूं कि जब उसको बाहर निकालूं तो 32 आ जाए? भैया 2 की पावर 5 होते तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 बार करोगे तो 32 आएगा। तो यही समझ में आ गया कि भाई इसको 5 रखना चाहिए था, मुझे 5 रखना चाहिए था। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे 2 की पावर 5 बाहर आएगा, के ए की पावर 5 एज इट इज रह जाएगा। 2 की पावर 5 को 32 कहते हैं, इसको आपने पुराना वाला आर माना ही हुआ है तो आ गया 32 आर, नंबर आ गया 5, तो ऑर्डर निकल के आ गया बेटा 5। तो क्या अब सभी को बातें समझ में आई हैं? एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। सारे लोग अब एपीएम लिखेंगे भैया बहुत जल्दी करके कि भैया अब एपीएम हो चुका है, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप लोग सॉल्व कर जाओ, ठीक है। चलिए अब थ्योरी बेस्ड के लिए मैं एक बार ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है ना। एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूं क्योंकि थ्योरी बेस्ड में आपसे डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, मॉलिक्युलरिटी होते हैं टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, जबकि ऑर्डर होता है सम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रेट लॉ। ऑर्डर को आप रिएक्शन को रखे रखे बैलेंस करके आंसर निकाल सकते हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कॉपी में सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करके डाटा निकालना पड़ता है, जैसे कि मैं डाटा आपको निकाल के दिखा रहा हूं। मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, 0 रिएक्टिंग पार्टिकल कैसे हो सकते हैं? माइनस नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0 भी, माइनस भी, फ्रैक्शनल भी और मोर देन 3 भी। ये मीनिंगफुल है केवल सिंपल रिएक्शन के लिए या फिर स्लो वाले स्टेप के लिए, ये मीनिंगफुल है ओवरऑल रिएक्शन के लिए, इसको स्लो फास्ट से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या होगा रेट लो में? कुछ नहीं होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केवल मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट करने के काम आता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं होता। सर आपकी वॉच अच्छी है, थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू सो मच यार, ये मुझे गिफ्ट मिली थी, मेरी ही फैमिली में मुझे गिफ्ट मिला था, ठीक है ना। नहीं लकी ऐसा नहीं है यार। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये हो गई आपकी बात बेटा ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के डिफरेंस की। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑर्डर बेस्ड आते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आते हैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे,
ठीक है, चलो पहले तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सारे लोग जल्दी से सोच समझ के बताएंगे। चलो मैंने इतना पढ़ा दिया तुम्हें कि तुम इसका आंसर बता सकते हो, सारे लोग इसका आंसर बताओ, सॉल्व करिए। स्लो फास्ट हमेशा आपको क्वेश्चन बताएगा कि कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा फास्ट है, आपको कभी खुद नहीं जानना, ठीक है, जल्दी से बताएंगे एवरीवन। गिव अवे कर दूं? सर मॉलिक्युलरिटी समझ में नहीं आया। सौरभ जी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है और वो अगर बैलेंस्ड है तो रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने लिए हैं बस उन्हें गिनना होता है, बस, और कुछ भी नहीं है। एकता ऐसा नहीं है, आप एक बार फिर से लिख दो, मैं देख लूंगा। क्लियर है सभी का? चलो आगे आंसर लिखा हुआ है असर्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम ऑलवेज, आर ऑलवेज सेम फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सेम होते हैं। नहीं ऐसा तो मैंने नहीं बताया, कहां बताया कि सेम होते हैं? ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये मैंने बिल्कुल बताया है कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली फाइंड होते हैं और मॉलिक्युलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही आप निकाल सकते हो। बात सही है? तो रीजन आपका सही है, असर्शन आपका गलत है, तो आप बोल दोगे कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे। भाई रीजन आपका गलत है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वो हमेशा सेम होंगी, मैंने कब बोला ऐसा? ऐसा तो नहीं है ना? लेकिन ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली मिलती है और मॉलिक्युलरिटी ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। सही बात है, आपने अगर ये लगाया तो बहुत बढ़िया बात है। यहां से आगे बढ़ते हैं। 71% लोगों ने ठीक कर दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए अब एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम्हें पेपर में अगर सीयूटी में आएगा तो परेशान कर सकते, ध्यान से देख लेना। चलिए, तो आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट किया गया गाइस, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको मॉलिक्युलरिटी में थोड़ा सा भी डाउट है, अभी मैं क्वेश्चन फेंक के मारूंगा तुम्हारे मुंह पे, तो तुम उसको कर लेना सोल्व, है ना? क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, मैं क्वेश्चन फेंक के मारूंगा, अभी कर लेना उसको। अरे भैया फेंक के मारोगे क्वेश्चन? नहीं, चलो यहां पे देख लो जैसे। तो यहां पे क्वेश्चन है क्या, फॉर द रिएक्शन A plus B gives product the following initial rates were obtained at various initial concentration of reactants। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब 1 किया गया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये ली गई, इसकी ये ली गई और रेट आया मेरा इतना। आपने अगली बार एक्सपेरिमेंट में ये कॉन्सेंट्रेशन ली, ये ली तो रेट आया आपका इतना। अगली बार एक्सपेरिमेंट थर्ड में ये ली और ये ली तो रेट आया इतना। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और ओवरऑल ऑर्डर क्या है। ए और बी का अलग अलग बताना है, ओवरऑल ऑर्डर बताना है। ऑर्डर कैसे बताते हैं भाई, दो तरह के रिएक्टेंट है तो आप लिखोगे रेट लो को आर इज इक्वल्स टू के, ए की पावर आपको नहीं पता एक्स मान लो, बी की पावर नहीं पता वाई मान लो। पहले आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 से एक इक्वेशन बनाओ रेट लो की, तो आपका आएगा आंसर कि रेट इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। दूसरे में करो 0.10 के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। यहां पे आ जाओ 0.05 के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। पहला काम आपका ये हुआ। दूसरे काम में क्या करोगे, आपका ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन है। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व आप कर ही नहीं सकते क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स कहती है एक ही वेरिएबल होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। किन्हीं दो इक्वेशन को आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड कुछ ऐसे करना है कि कोई सा एक वेरिएबल तहस नहस हो जाए। जैसे अगर आप 1 को डिवाइड करते हो या फिर आप मान लो आप 2 को डिवाइड करते हो 1 से, तो इससे क्या फायदा होगा, लेफ्ट साइड में 0.10 अपॉन में 0.05 होगा, राइट साइड में होगा आपका k, यहां होगा 0.2x 0.1y, नीचे होगा k 0.1x और 0.1y। देखो इससे बेनिफिट मुझे ये मिलेगा कि मेरा एक वेरिएबल पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू डिवाइड है, k से k कट जाएगा। डेसिमल से डेसिमल हटाओगे तो 5 2 जा 10 होते हैं, तो ये आएगा आपका 2 इज इक्वल्स टू, डेसिमल से डेसिमल हटाओगे 2/1 दोनों की पावर x, तो लिख सकते हो 2 की पावर x, नीचे 1 को कोई मतलब नहीं है। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, भाई कुछ भी नहीं तो पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर इक्वल, x की वैल्यू आ गई 1। सभी को समझ में आया? अब आ जाओ, अब ऐसा कुछ करना है कि y कैंसिल ना हो, x कैंसिल हो जाए। तो आप कौन सा लोगे x कैंसिल होने के लिए? भाई y कैंसिल नहीं होना चाहिए, आप ले लो 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 में x तो कैंसिल हो रहा है। देखो
और y कैंसिल नहीं हो रहा, तो 1 और 3 ले लो। तो आप कह दो डिवाइड 1/3, तो 1 लो आपने 0.05 लिया, लेफ्ट साइड में भी इसमें भी 0.05 है। के 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाय के 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर y। ठीक बात है? हाँ जी भैया। अब देखो ध्यान से, कैसे के कटा, इससे ये कटा, कट गया भैया, इससे ये कटा, 1 आ गया यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल ये आ गया 1/2 की पावर y। अब आप बोलोगे भैया बेस तो सेम ही नहीं है, अब क्या करें? तो जब भी 1 दे रखा हो लेफ्ट साइड में, तो आपको जो भी बेस दे रखा हो उसकी पावर 0 ले दो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। जब भी आपको बेस इधर 1 दे रखा होगा, आपको हर बार यही करना है, बेस सेम है, पावर इक्वल, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपका रेट लो बनेगा r इक्वल्स टू के a की पावर 1 b की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो r की वैल्यू आ जाएगी के a की पावर 1, b को लिखो ही मत क्योंकि वो तो 1 है। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया आपका, इन्हीं अदर अलग अलग आ गया, ये आपका x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, और ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा आपका 1 + 0 इक्वल्स टू 1। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, दैट्स इट। क्लियर है गाइस सभी को? जल्दी से बताएंगे मुझे। इजी है, बहुत इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए, अब मैं कह रहा था तुम्हें कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, है ना, एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तो तुम लोगों से सॉल्व करना। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें करने के लिए, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। मेरे पास एक रिएक्शन है, क्या है, 2b + 1c गिव्स d + a। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो ये 2 स्टेप में हो रही है। कितने में? 2 स्टेप में। स्टेप में क्या क्या है, b + c गिव्स, इसको ऐसे रख लो, हाँ, b + c गिव्स a, और फिर b + a गिव्स d। पहले वाला इसका फास्ट स्टेप है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा वाला इसका स्लो स्टेप है। बताओ इसकी मोलिक्युलैरिटी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। रिकॉल करवा लो, जिसको समझ में नहीं आया तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको आंसर बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोलिक्युलैरिटी। ऑप्शन है 1 2 3 नन ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर आएगा। आपके पास है 45 सेकेंड्स। Everybody in the house, make some noise. वैसे तो ये चैप्टर आज मैं 1 शॉट में खत्म कर सकता था यार, पर मैंने सोचा कि तुम पे थोड़ा सा, फिर तुम्हें क्वेश्चंस भी लगाने होते हैं दिन भर में, तुम्हारी 4 क्लासेस हो रही हैं, तो मैं तुम पे बहुत बर्डन नहीं डालूंगा। अदरवाइज मैं थोड़ा सा इस क्लास को एक्सटेंड करके मैं इसको करा देता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास क्वेश्चन करने का भी टाइम होना चाहिए। आ गया सभी का आंसर? ऐसे में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो तुम्हें देखना है स्लो स्टेप, वो तुम्हें खुद देंगे कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है ना। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिनने हैं, एक बी है एक ए है, मतलब आंसर आएगा 2, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 85% लोगों ने ठीक कर दिया। आई होप कि सभी को समझ में आ गया है। सपोज करो अगर मैं इसी के ऊपर चलूं और बोलूं कि अब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, अब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अब क्या होगा एक सही आंसर? अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो अब इन्हीं 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा अगर मैं बोल दूं कि ये एलिमेंट्री है तो? सर कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्युलरिटी तो होती नहीं है हरसिमरत, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स की नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो सिंगल स्टेप है, जो स्लो वाला है, उसकी तो होती है ना। मैं नहीं कह रहा हूं इस वाली रिएक्शन की नहीं है ना, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो, लेकिन इसके स्लो स्टेप की तो है ना, इसके स्लो स्टेप की तो है ना। बताइएगा इस सभी का आंसर आ गया। डायरेक्टली निकालोगे 2 + 1 3, ठीक है। 3 मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही था, उस हिसाब से 84%, बहुत बढ़िया। चलिए फाइनली गाइस आते हैं हम अपने इंटीग्रेटेड रेट लो में। सबसे पहली बात, इंटीग्रेटेड रेट लो का अब तुम्हें डेरिवेशन नहीं करना, तुम्हें केवल डायरेक्टली फॉर्मूलों पे जाना है। सिलेबस में 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले फॉर्मूले दिखा दे रहा हूं, ग्राफ भी दिखा दूंगा, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे।
जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, सबको पता है। जीरो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, तो जो आपका रेट है वो ए की पावर जीरो आपको रखना है, किसी की पावर जीरो रखोगे वन आएगा। तो इसका मतलब होता है कि जो रेट होता है जीरो ऑर्डर में, मतलब वो हमेशा के इक्वल होता है, मतलब रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। जीरो ऑर्डर का मतलब समझ लो, पहला मतलब समझ गए, समझ गए भैया। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सपोज करिए कि रिएक्शन हो रही है ए से बी जा रही है, समय जब जीरो है तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है ए की है उसे हम मान लेते हैं ए नोट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। कुछ समय बाद जब कुछ समय होगा तो ए धीरे धीरे घटेगा क्योंकि बी बनना शुरू होगा, तो उस वक्त उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगी वो ए टी है। इतने समय में वो घट के इतनी हो गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई इतने समय बाद कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। यहां पे ए नोट का मतलब होता है गाइस, ए नोट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए टी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, टी का मतलब है जो भी टाइम टेकन इसमें प्रोसेस में हुआ है, और के आपको पता है रेट कांस्टेंट ही होता है। तो आपको ये फॉर्मूला लगा के आना है। मैं भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, टेंशन ना लेना। इसी में आपसे अगर हाफ लाइफ पीरियड पूछ ले, मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये हुआ कि जब ए घट रहा है तो कितना समय लगेगा इसको 50% घटने में। तो इसका जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है वो होता है आपका ए नोट अपॉन में टू के, ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, के आपका रेट कांस्टेंट है। बस ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं अपने जीरो ऑर्डर के, दैट्स इट। इन्हीं के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज हमको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है। पहली बात, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर में जब आओगे आप, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो आपका रेट लो है वो कुछ ऐसे है के ए की पावर वन, मतलब यहां पे रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। पहली बात, यहां पे भी आपके पास दो फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला होगा लॉग में 2.303 पहले तो, फिर मल्टीप्लाई लॉग में ए नोट की कॉन्सेंट्रेशन ए टी की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू के टी। ये आपका बेटा फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए, जैसे ऊपर है एक, और एक यहां पे भी हाफ लाइफ का फॉर्मूला है बेटा, एक हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, वो क्या है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के। देखो जैसे वहां पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट था, यहां पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पे हाफ लाइफ कांस्टेंट है, क्योंकि ऊपर नंबर है तो वो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो यहां पे जो टी हाफ होता है ये कांस्टेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे फर्स्ट ऑर्डर का एक फॉर्मूला और होता है जो डेरिवेशन में आता है, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, उससे ग्राफ बनता है बस, वो न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं है। वो क्या है हमारा फॉर्मूला, वो है हमारा एल एन ए नोट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल्स टू के टी। आप इसको थोड़ा सा रिशफल करके लिख सकते हो, एल एन ए टी माइनस एल एन ए नोट इज इक्वल्स टू के टी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन ए टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नोट माइनस के टी। इसके ऊपर आपसे ग्राफ बनवाया जा सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला केवल ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट। एक बार ध्यान से देख लो, कोई फॉर्मूले में डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा। जल्दी से बता दो एक बार मुझे, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस, जल्दी से बताओ मुझे एक बार, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत है किसी को फॉर्मूले में? एक फॉर्मूला ये उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए, ये वाला, एक ये वाला, और ये वाला ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट है बस। हाँ मैं हट गया, सौरभ देख लो, मैं हट गया यार, ठीक है। जल्दी से एक बार देख लो, ठीक है। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ बेटा, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ में
ए नोट हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये तो अपना रेट कांस्टेंट है, ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चंस करवा देता हूं फिर मजा आएगा, ठीक है ना बेटा। इसमें आपको इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक बात और, ग्राफ वाला फॉर्मूला बता दूं। ग्राफ वाले में नेचुरल लॉग 80 नेचुरल लॉग ए नोट माइनस के टी, बस यहां पे नेचुरल लॉग लगा दिए। मैं ग्राफ बना बना के दिखा रहा हूं तो मैं उससे तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। चलो देखो, मैं तुम्हारे लिए ना ग्राफ ही सॉल्व करता हूं, पहले ग्राफ ही देख लो एक बार। एक सेकंड रुको, मैं पहले तुम्हें ग्राफ ही बताता हूं एक बार, ग्राफ के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। पहले मैं तुम्हें ग्राफ सिखा देता हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करता हूं जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर के लिए सबसे पहला ग्राफ तुम्हारा जो जीरो ऑर्डर के लिए है बेटा, वो है आपका क्या जी, 80 वर्सेस टी के लिए, है ना। कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम वर्सेस टाइम के लिए पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ कौन सा इंपॉर्टेंट है, रेट वर्सेस एटी के लिए। एक दूसरा ग्राफ तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, दो ग्राफ हो गए इंपॉर्टेंट, ये जीरो ऑर्डर के चल रहे हैं अभी। तीसरा ग्राफ तुम्हारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, टी हाफ वर्सेस ए नोट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तीन ग्राफ इंपॉर्टेंट है, चलो तीनों को बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं। आपको यहां लेना है वाई एक्सिस पे 80 और यहां लेना है आपको टाइम। किसी भी ग्राफ के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे कि यहां पे मेरे पास एक फॉर्मूला है कि ए नोट माइनस 80 इक्वल्स टू के टी होता है, ये हमें याद है, ये वाला न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला था। लेकिन मुझे 80 चाहिए वाई एक्सिस में, तो 80 को अकेला रखो, तो 80 को उधर भेज दोगे तो बन जाएगा 80 इक्वल्स टू ए नोट माइनस में के टी। ये ग्राफ है वाई इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स का। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सी इंटरसेप्ट, एम आपका स्लोप। तो साफ साफ दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इंटरसेप्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, स्लोप नेगेटिव है, मतलब ग्राफ नीचे आएगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि सी इंटरसेप्ट की वैल्यू है जिसको हम ए नोट कह रहे हैं। ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आएगा तो आपका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। स्लोप होता है एम के बराबर, तो यहाँ पे स्लोप आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे स्लोप की वैल्यू है बेटा माइनस में के। आई होप के पहला ग्राफ सभी को क्लियर है। आपके सीयूटी में क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से, पहला ग्राफ। सेम दूसरा रेट वर्सेस 80, दूसरा ग्राफ देख लो, ठीक है। इधर आपने ले लिया बेटा रेट और इधर है आपका 80। मैंने आपको बताया इसका जो रेट है वो केवल के इक्वल है, जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप बस एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे भाई, ये है रेट की वैल्यू, हमेशा इतनी रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। पैरेलल ग्राफ जाएगा, क्लियर है, पैरेलल ग्राफ जाएगा। तीसरा और आखिरी ग्राफ, टी हाफ वर्सेस ए नोट का। टी हाफ वर्सेस ए नोट, बेटा फॉर्मूला है क्या हमारे पास इसके लिए कोई? हाँ जी, एक फॉर्मूला है टी हाफ का, क्या है जी वो? टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोट अपॉन में 2k। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि y, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2k मल्टीप्लाई ए नोट, जो रिजेंबल कर रहा है y इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई x को। देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये स्लोप m। ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, पॉजिटिव जो है स्लोप है, तो जो है ग्राफ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ मेरा जरा यहां से स्टार्ट करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा। स्लोप कौन है इस ग्राफ में? स्लोप है आपका 1/2k। जितने लोगों को तीनों ग्राफ समझ में आ गए हैं, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में एपीएम लिखेंगे कि भैया तीनों ग्राफ क्लियर है, जीरो ऑर्डर क्लियर है, फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर पे जाऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जल्दी से बताओ सारे लोग बेटा, ये आपका ग्राफ हो गया कौन सा? y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वाला, कि भाई वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया y इक्वल्स टू mx वाला, और ये हो गया आपका y इक्वल्स टू c माइनस mx वाला। सर कांस्टेंट वाला बोर्ड में आया था, आते हैं बेटा। ग्राफ आपको बनाना नहीं है, आप सीयूबीटी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास ग्राफ आएंगे, आपसे ऑप्शन में यहां से कुछ ही पूछा सकता है, आपसे स्लोप पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको स्लोप याद होना चाहिए। ग्राफ चारों में से कौन सा सही है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है सर, लेक्चर ड्यूरेशन बेटा 1 घंटा 20 मिनट मान के चलो। सर सेकंड ऑर्डर नहीं आएगा? नहीं बेटा नहीं, सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है। बस हाँ, आपसे रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ सकते हैं सेकंड ऑर्डर में, वो मैंने आपको जो है मैं बता दूंगा, अभी टेंशन ना लो, ठीक है ना। सर वाई नेगेटिव, बेटा क्यों, कहां नेगेटिव? देखो ना यहाँ पे, ये इस वजह से नेगेटिव, समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलिए
सर फर्स्ट ऑर्डर वाला वापस समझा दो प्लीज, विष्णु क्या समझाना है उसमें? फर्स्ट ऑर्डर वाला अभी हुआ कहां है? फर्स्ट ऑर्डर अभी तो जीरो ऑर्डर चल रहा है ब्रो, फर्स्ट ऑर्डर होने तो दो अभी। ठीक है चलिए, ये बेटा सिंपल फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। किस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है आपको मैंने बता दिया, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लैरिटी मिल जाएगी, टेंशन ना लो उसकी। चलिए, अब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर और बता देता हूं, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर और देख लो, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ एक बार और देख लो, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, जिसको भी फॉर्मूले में डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है चलो, तो पहला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर में किसका है? ये है आपका एलन एटी वर्सेस टी का ग्राफ, ये आपका पहला ग्राफ है जो आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा है आपका रेट वर्सेस एटी का ग्राफ, ये आपका दूसरा ग्राफ है। ठीक है, तीसरा ग्राफ है आपका टी हाफ वर्सेस ए नोट का ग्राफ। दैट्स इट, तीन आपके ग्राफ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ ये वाला, क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है LN80 का? तो मैंने आपको एक ग्राफ वाला फॉर्मूला अलग से लिखवाया था, दिख रहा है सभी को ग्राफ वाला फॉर्मूला? कहां के ग्राफ वाला फॉर्मूला? ये रहा, LN80 माइनस LN A0 इज इक्वल्स टू KT। आपको याद रखना है, ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। ठीक है, तो क्या है आपका ग्राफ? LN80 इज इक्वल्स टू LN A0, ठीक है, LN A0 माइनस में KT। तो ये आपका बेटा y एक्सिस है, ये आपका C है, ये आपका M है, ये आपका X है, यहाँ पे माइनस है, सेम ग्राफ है ना। आपका इंटरसेप्ट है एक वैल्यू क्या है? A0 है, जैसे मान लो यहां तक आपका इंटरसेप्ट हो गया LN A0, ग्राफ नेगेटिव मतलब नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन नीचे आएगी आपकी ऐसे। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का K। डन है बात, पहला ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। ये LN A0 था यहाँ पे y एक्सिस पे, और यहां आपने बेटा T लिया था। अगला ग्राफ ध्यान से देखना, रेट वर्सेस एटी। बेटा रेट का आपके पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेट का फॉर्मूला है आपका कि रेट जो है आपका वो इक्वल्स टू आएगा K मल्टीप्लाई ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। तो यहां से आपका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा y इक्वल्स टू एम एक्स का। यहां से स्टार्ट करो, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ऊपर जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है। कोई पूछे स्लोप क्या है, तो स्लोप यहां पे आपका खाली K है। आगे और आखिरी ग्राफ पे बढ़ते हैं। ये है आपका टी हाफ वर्सेस ए नोट। यहां आपका टी हाफ है, यहां आपका ए नोट है। क्या कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, टी हाफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के, मतलब हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि आप एक वैल्यू से स्टार्ट करोगे और हमेशा उसी पे कांस्टेंट बना के रखोगे। दैट्स इट, y इक्वल्स टू कांस्टेंट का आपका ग्राफ बना है, ग्राफ होते हैं खत्म। क्लियर है सभी को? अब मैं फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवा के, जल्दी सारे लोग इसको उतारेंगे, और कोई डाउट होंगे तो जल्दी से मुझे पूछेंगे। पहले क्वेश्चन दूंगा, अभी मैं ग्राफ का देखते हैं कितने लोग उसको कर पाएंगे। पहले यहां तक एक बार उतारो इसको, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग ग्राफ को समझ पाए हैं। आपके सामने ग्राफ है, और ग्राफ में यहां पे इन्होंने R दे रखा है रिएक्टेंट, T दे रखा है टाइम, आपको एक ग्राफ दे रखा है। ध्यान रखना R यहां पे रेट नहीं है, हमने रेट लिया। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको रिएक्टेंट A मान लेना, इसको T मान लेना। तो ये आपके A नोट की वैल्यू है, और ये आपके A ग्राफ की वैल्यू है, AT वर्सेस T का ग्राफ है। आपको बताना ये किस ऑर्डर का ग्राफ है, किस ऑर्डर का ग्राफ है? ये फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है? बताइए, सोचिए समझिए और आंसर बताइए। आया सभी का? क्या हमने कोई ऐसा ग्राफ किया है अभी तक? सोचो समझो, जल्दी से बताओ। कैसे बताओगे मैं तुम्हें बताता हूं। देखो यहां पे वैल्यू है इंटरसेप्ट की, y इक्वल्स टू सी, ग्राफ नीचे आ रहा है माइनस एम एक्स, वाई एक्सिस पे ए टी है, इंटरसेप्ट है आपका ए नॉट, स्लोप दे रखा है माइनस का के, वाई एक्सिस पे है टी। क्या ये आपका कोई भी फॉर्मूला है? थैंक यू। क्या ये आपका कोई भी फॉर्मूला है? जल्दी बताओ, क्या आपका ये कोई भी फॉर्मूला है?
हाँ जी भैया, ये हमने जीरो ऑर्डर में ही तो पढ़ा था, आपने ही तो जीरो ऑर्डर में पढ़ाया था। सर क्या आप बता सकते हो जीएससी बोर्ड का? नहीं बेटा, इसका मुझे नहीं पता जीएससी बोर्ड का कब आएगा रिजल्ट। जल्दी बोलो, कितने लोगों को समझ में आया है कि वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन? कितने लोगों को समझ आ गया वाई सी इज द? 78% लोगों ने ठीक किया, वेरी वेल डन गाइस। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन तरीका समझ में आ गया। सारे लोग जल्दी से एक बार एपीएम लिखेंगे कि भैया समझ में आ गया। जल्दी से एक बार सारे लोग एपीएम लिखेंगे कि भैया समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है? फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है वो मैं तुम्हें फॉर्मूले को अब यूज करना सिखाऊंगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना? ध्यान से। द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। आपको रेट कांस्टेंट दे दिया, मतलब के की वैल्यू दे दी 0.0030। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा आपको टाइम निकालना है। फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो कितना टाइम लगेगा 0.10, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट दे दी 0.10 से घट के 80 दे दी किसी भी एक समय पे 0.075, इतनी हो जाए, कितना समय लगेगा? क्या सभी को फॉर्मूला पता है कौन सा लगाएंगे यहां पे? एवरीवन, एवरीवन जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो। देव, मेरे लाल, मेरे बच्चे, सीयूईटी के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी अपनी सफल सीरीज में कर रहे हैं, है ना? तो हमारे पास क्वेश्चंस की भरमार है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना? सफल सीरीज सबके लिए तुम्हें पता है यूट्यूब पे चल रही है। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव है सीबीएसई के क्वेश्चन करवाने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्योंकि सारे क्वेश्चन यही होंगे, बस उनमें ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। इसलिए मेरा मन है कि मैं सीबीएसई वाले सारे करवा दूं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जो सीबीएसई में आता है वही क्वेश्चन उठ के सीयूईटी में आ जाता है। ये मेरा मेन मोटिव है इसके पीछे। अदरवाइज वैसे क्वेश्चन जो सीयूईटी टाइप वाले हैं हम ऑलरेडी सफल सीरीज में कर ही रहे हैं ना बेटा। क्या बात है सर, सेकंड ऑर्डर का सेकंड ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं होगा? श्रेयांश मैं एक सेकंड देखता हूं, जीरो ऑर्डर का सेकंड ग्राफ, जीरो ऑर्डर का सेकंड ग्राफ, लेट मी चेक। जीरो ऑर्डर का सेकंड ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरे लाल, मेरे लाल, ये y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये खुद में ही एक कॉन्स्टेंट है। तो ऐसे में आप कॉन्स्टेंट ही लोगे। मान लो r इज इक्वल्स टू आता a और a चेंज हो रहा होता, तो मैं कहता इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैंने ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया, देखो आमने सामने मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया ये वाला, लेकिन वो कांस्टेंट है तो इसलिए मैंने उसको ऐसा लिया है। चलिए भाई लोग, सभी का आंसर आना शुरू हो गया होगा जितना मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि सभी ने समझ लिया है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको गिवन निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है? चलो देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना आएगा। फॉर्मूला था ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू में के टी। ए नोट की वैल्यू आपको दे रखी थी 0.10 माइनस 0.075 इज इक्वल्स टू 0.0030 मल्टीप्लाई बाय टी। आप इसमें एक जीरो फालतू लगा दो, सॉल्व करोगे तो आएगा 0.025, इसको आप नीचे बुला लोगे 0.0030 इज इक्वल्स टू के। यहां एक जीरो लगा लोगे तो डेसिमल से डेसिमल को काट पाओगे, क्या जाएगा आपका 250 अपॉन में 30 इक्वल्स टू के। जीरो से जीरो काटो, 3 से काटोगे तो 8.33 इक्वल्स टू के आपका आंसर जाएगा। फिर 34 कह दो। जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे क्या सभी का आंसर आया है कि नहीं आया है? क्या सभी को समझ में आ गया न्यूमेरिकल्स कैसे करके आने हैं बेटा? एवरीबॉडी जल्दी बताओ। ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर का लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूं, बाकी फिर होमवर्क में दूंगा। चलिए, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर का है, बाकी फिर होमवर्क में दूंगा, डीबीबी सॉल्व करना बैठ के। चलो, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हैज अ रेट कांस्टेंट इतना, उसका रेट कांस्टेंट दे दिया, फिर से मुझे के की वैल्यू दे दी 1.25 10 टू द पावर -3। हाउ लॉन्ग विल, बेटा टाइम ही पूछा है। कॉन्सेंट्रेशन कहां से, ए नोट आपकी 5 है, कहां से हो जाए, कितनी हो जाए, कितनी रिड्यूस हो जाए बेटा 2.5 तक हो जाए। सारे लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, पहले मुझे बताएंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा एवरीवन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताओ। भैया आपने बताया था फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए 2.303 लॉग में
ए नोट अपॉन में ए टी इज इक्वल्स टू के टी। सॉल्व करते हैं। 2.303 लॉग, बेटा ए नोट की वैल्यू दे रखी है 5, ये दे रखी है 2.5 के, आपको दे रखा है 1.25 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, ये इसको काटोगे 2, log 2 की वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है 0.301, तो 2 मल्टीप्लाई 303 मल्टीप्लाई 0.301, ये नीचे आ जाएगा आपका 1.25 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू टी। सॉल्व करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। अब टी की यूनिट क्या होगी, यहां पे सेकंड इनवर्स में दे रखा है आपको, तो आपका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्या सभी लोगों को सारा समझ में आ गया बेटा? जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या फॉर्मूले यूज करने आ चुके हैं, क्या ग्राफ वाला क्वेश्चन समझ में आया था? ठीक है, जल्दी से मुझे बताएंगे। वंश कह रहा है कि सर यहाँ पे टी हाफ का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो ना। बहुत ही अच्छी बात बोल दी है तो वंश ने। देखो वंश ने क्या अच्छी बात बताई है। वंश कह रहा है देखो भैया 50% कंजप्शन दिख रहा है साफ साफ मुझे, आधा हो गया। 50% का मतलब होता है आधा, तो मैं डायरेक्टली यहां पे जो समय लगेगा वो टी हाफ होगा। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा ना, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के। मैं ये भी तो लगा सकता हूं मेरे लाल मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बात है। और मजे की बात है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0.693 ही आएगा, तो वही बात बन जाएगी। बिल्कुल आप यही यूज कर सकते हो। सर टाइम को हम मिनट्स में भी यूज कर सकते हैं। बेटा आपको देखना है क्वेश्चन ने किस में दे रखी है यूनिट। क्वेश्चन ने रेट कांस्टेंट यूनिट सेकंड में दी थी, आपने सेकंड में लिखा है। आप कन्वर्ट मत करो, अगर ऑप्शन में दे रखा है कन्वर्ट मतलब कोई अदर वैल्यू तो आप उसको ले लो। ठीक है, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप के आपको मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे यहां से अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय टाटा। अपने क्वेश्चंस लगाना, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अपनी इनऑर्गेनिक में जाएंगे जिनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, लव यू ऑल। ठीक है ना, डाउट रह गया तो मैं डाउट देख लेता हूं एक बार। टाइम ऑलवेज सेकंड, नहीं स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है। सर ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। सर ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आएंगे शिक्षा, मैंने एक क्वेश्चन करवाया बिल्कुल वैसे ही आएंगे। एक सेकंड। सर ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड वाला ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड वाला ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम, रेट इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई ए। ठीक, गाइज माय बैड, आई थिंक ये मेरे से गलती है, यहाँ पे मेरी एक गलती है। यहाँ पे टाइम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए टी होना चाहिए था, है ना, क्योंकि हम रेट और ए टी का ग्राफ बना रहे थे, रेट और ए टी का। और जब आप देखोगे यहाँ पे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इक्वल्स टू एम एक्स वाला केस है, आपका स्लोप हो गया है, ये आपका एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्सिस। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कंफ्यूजन हमारा ठीक हो गया। ठीक है ना, चलिए ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आएंगे मैंने बता दिया। रिपीट दिस पेज प्लीज। बेटा इस पे हमने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। जो भी आपको जो है आपको एक सेकेंड, हाँ, जो भी आपको लेना है वाई एक्सिस पे उसको इधर ले लो, जो आपको एक्सिस पे लेना है उसको इधर ले लो, अपना फॉर्मूला से मैच करो। जिसका भी फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का हैविंग इंटरसेप्ट, उसको फॉर्मूले को बना दो। सिंपल आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, चलिए डन है बात।